साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग भाषा के अर्थ के संबंध में जो दार्शनिक समस्याएं पैदा होती हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। भाषा में अनेक प्रकार की सामान्य समस्याएं जैसे इनका अस्पष्ट होना, इनका अनेकार्थक होना, अनेक अर्थ रखना आदि समस्याओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इनके निदान पर भी विचार करेंगे। भाषा में अर्थ की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यह दार्शनिक समस्या के रूप में देखी जा सकती है। भाषा सार्थक वाक्यों से और सार्थक वाक्य सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। शब्द यदि सार्थक नहीं है तो वे मात्र एक निरर्थक ध्वनि होते हैं, और यदि वाक्य सार्थक नहीं है तो वे निरर्थक ध्वनियों के समूह मात्र ही रह जाते हैं। इसलिए शब्द और उसके अर्थ के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। साथियों, माना जाता है कि अर्थ उस विषय या वस्तु को कहते हैं जिसकी ओर शब्द संकेत कर रहा होता है। इस प्रकार यह संकेतित की समस्या बन जाती है, या कहें अर्थ और शब्द की समस्या बन जाती है। साथियों, इनका विश्लेषणात्मक दर्शन में अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है, लेकिन विश्लेषणात्मक दर्शन का पूर्व रूप तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, और शब्दार्थ अर्थात शब्द व अर्थ की समस्या का आरंभ इसी दार्शनिक विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा से प्रारंभ होता है। शब्दार्थ की समस्या भाषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखा जा सकता है। शब्दार्थ की समस्या को जाने बिना भाषा का विश्लेषण कार्य संभव प्रतीत नहीं होता। साथियों, इसलिए तार्किक प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अर्थ की समस्या व उसका निदान क्या है, अर्थ का बोध किसी शब्द से कैसे होता है, किसी वस्तु की परिभाषा कैसे दी जा सकती है, किसी वाक्य का अर्थ कैसे जाना जा सकता है, इसके क्या क्या मापदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा में निहित दोष जैसे अनेकार्थकता, अस्पष्टता इत्यादि दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, और भाषा के वाक्यों की सार्थकता और अर्थहीनता के क्या क्या मापदंड हो सकते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम लोग पहले भी भाषा की समस्याओं पर चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से भाषा में निहित दोष जैसे भाषा का अस्पष्ट होना और इसका अनेक अर्थ रखना, इन सब विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, किसी शब्द को अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए उसके अर्थ भी अनेक हो जाते हैं, और अनेक अर्थ होने के कारण ही शब्द की परिभाषा कठिन हो जाती है। साथियों, भाषा का एक लक्षण उसका अस्पष्ट होना है, और इसके कारण कई हो सकते हैं। किसी शब्द के अस्पष्ट होने का एक मुख्य कारण उसके विभेदक बिंदु अर्थात जहाँ जहाँ वह प्रयुक्त हो सकता है और जहाँ जहाँ वह प्रयुक्त नहीं हो सकता का अभाव होना है या अस्पष्ट होना है। जैसे अंधकार शब्द कहाँ प्रयोग हो और कहाँ नहीं, बीच की इस स्थिति को
अनिश्चितता का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। साथियों, साधारण बोलचाल में हमें अस्पष्ट शब्दों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे ठीक ठीक, लगभग, गर्म ठंडा, प्रायः, तीव्र मंद इत्यादि। किसी शब्द के अस्पष्ट होने में उसके प्रयोग में अनेक कसौटियाँ अर्थात शर्तें भी जिम्मेदार होती हैं। जैसे त्रिभुज शब्द को ले लीजिए। त्रिभुज शब्द के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का होना अति आवश्यक है, जैसे 3 भुजाएं होना, उसका तीनों ओर से घिरा होना इत्यादि आवश्यक माना जाता है। इन शर्तों का निश्चित और अनिश्चित विन्यास हो सकता है, जो उस शब्द के प्रयोग के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, बहुत जरूरी होता भी है। किसी शब्द के लिए इन शर्तों का एक निश्चित कोरम हो सकता है, जैसे त्रिभुज के लिए कम से कम 2 या 3 महत्वपूर्ण लक्षणों का होना अति आवश्यक माना जाता है। किसी शब्द के लिए इस कोरम की संख्या अर्थात इसकी महत्वपूर्ण शर्तें या लक्षण घट बढ़ सकती हैं। यह भी संभव है कि यह मात्राओं के अनुपात में हो। जिन अस्पष्ट शब्दों के द्वारा परिभाषा दी जाती है किसी शब्द की, वह भी अस्पष्ट हो जाता है। लेकिन गणित और विज्ञान में बहुत कम ही अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग देखा गया है। अधिक अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग से समस्याएं भाषा में बढ़ जाती हैं। विचारक जॉन हॉस्पर्स ने शब्दों के अस्पष्टता के कारणों का तो उल्लेख किया है, लेकिन अस्पष्टता शब्द को वे अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाते। अब उदाहरण ले लेते हैं बिल्ली का। बिल्ली शब्द के प्रयोग के लिए पशुओं के उन सामान्य लक्षणों का प्रयोग होना आवश्यक है जिसके लिए बिल्ली शब्द का प्रयोग होता हो। जॉन हॉस्पर्स कहते हैं कि कृत्रिम भाषा की रचना से अस्पष्टता दूर की जा सकती है। अधिकांशतः शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में ही होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक एम्बिग्विटी शब्द कहे जाते हैं। शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते, बल्कि इनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। शब्द का अनेक अर्थ नहीं होता है। शब्द के अर्थ की स्पष्टता न दिखने पर शब्द को अनेकार्थक माना जाता है। इसके विभिन्न अर्थ परस्पर संबद्ध होते हुए भी वे एक नहीं होते। जैसे तेज चाकू और तेज बालक में तेज शब्द का प्रयोग अनेकार्थकता कई प्रकार से हो सकती है। जैसे प्रक्रिया उत्पाद अनेकार्थकता। उदाहरण के लिए तर्कना शब्द मानसिक क्रिया और उस प्रक्रिया के उत्पाद दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। और एक प्रेरूप संकेत अनेकार्थकता। उदाहरण जैसे लेते हैं, इसमें एक ही वाक्य को 10 बार लिखने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि यह वाक्य एक है या 10। यहाँ वाक्य शब्द अनेकार्थक है, लेकिन इसे 10 वाक्य कहेंगे, और लेकिन प्रारूप की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसे एक वाक्य कहेंगे। इसी प्रकार भाषा के अलंकारिक प्रयोग से भी अनेकार्थकता उत्पन्न होती है। जैसे जंगल में एक लोमड़ी है और उसका दिमाग तो लोमड़ी जैसा है। दोनों वाक्यों में लोमड़ी शब्द 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहले में पशु के रूप में और दूसरे में चालाकी से, इसका अर्थ चालाकी के रूप में प्रयोग हुआ है। साथियों, इसी प्रकार भाषा के वाक्यों में भी अस्पष्ट शब्दों के कारण अस्पष्टता आ जाती है और भाषा के जो वाक्य होते हैं वे दोषयुक्त हो जाते हैं। साथियों,
वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन शब्दों के उस समूह का अर्थ भी होना चाहिए, अन्यथा वे वाक्य ही नहीं होंगे। वाक्य ही नहीं कहा जा सकता। वाक्य का एक महत्वपूर्ण कार्य या प्रयोग अभिकथन करना होता है, सूचित करना होता है। शब्दों की भांति वाक्य का भी अर्थ होता है। इस अर्थयुक्त वाक्य को तर्क वाक्य भी कह सकते हैं। साथियों, तर्क वाक्य का जो संबंध होता है वाक्य के अर्थ से होता है। किसी तर्क वाक्य की जो अभिव्यक्ति दो या अधिक वाक्यों के द्वारा हो सकती है, जैसे राम श्याम से बड़ा है और श्याम राम से छोटा है। ये दोनों भिन्न वाक्य एक ही तर्क वाक्य को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनका अर्थ एक ही है। अर्थात दोनों वाक्य एक ही सूचना दे रहे होते हैं। कहीं कहीं एक वाक्य दो तर्क वाक्यों को भी व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे ऐसी स्थिति में वाक्य अनेकार्थक माना जाता है। वाक्य के अर्थपूर्ण होने से ही इंगित अर्थ अर्थात तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता का पता चलता है। साथियों, दर्शन का संबंध इन्हीं तर्क वाक्यों से ही होता है, जबकि सभी वाक्य तर्क वाक्यों को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि अभिकथन के अतिरिक्त भी वाक्यों के अन्य कार्य भी होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में प्रश्न पूछना, आदेश करना, सुझाव देना, आश्चर्य प्रकट करना इत्यादि। इन्हें न अभिकथनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इस अभिकथनात्मक वाक्यों पर ही हम इस वीडियो में विचार करेंगे। जैसे अलमारी पर एक पुस्तक है, ये कथन है। शब्दों की भांति वाक्य भी अनेकार्थक होते हैं। जैसे महल में द्विज आया। इस वाक्य में द्विज शब्द के दो अर्थ होते हैं, पक्षी और ब्राह्मण। ये दो अर्थ होने के कारण वाक्य यहाँ पर अनेकार्थक हो गया है। इस प्रकार किसी वाक्य में किसी शब्द के अनेकार्थक होने के कारण अथवा शब्दों के क्रम के कारण भी वाक्य अनेकार्थक हो सकते हैं, जिनका सुधार शब्दों के क्रम परिवर्तन से संभव हो जाता है। साथ ही किसी वाक्य में किसी एक शब्द के अस्पष्ट होने के कारण भी वाक्य अनेकार्थक हो सकता है या हो जाता है। किसी वाक्य के सांकेतिक अर्थ को गौण अर्थ के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। किसी वाक्य के अर्थपूर्ण होने पर ही उस वाक्य की सत्यता और असत्यता पर चर्चा किया जा सकता है। यदि वह अर्थहीन है, निरर्थक है, तो सत्य या असत्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए उसका अर्थपूर्ण होना जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से उचित वाक्य जरूरी नहीं कि उनका अर्थ भी हो। जैसे तीन काला है, सभी कल में नहा रही हैं इत्यादि ऐसे वाक्य हैं। किसी वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए कुछ निम्न शर्तें होने चाहिए। जैसे कल्पनीयता, अर्थात इसे अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनेबिलिटी। कोई वाक्य जिस स्थिति का वर्णन करता है, यदि हम उस स्थिति की कल्पना कर सकें, भले ही वह वस्तु अस्तित्ववान हो या ना हो, तो वाक्य अर्थपूर्ण कहा जा सकता है। जैसे राम कुर्सी पर बैठा है या एक सुंदर परी जल में नहा रही है। ऐसा मानक लेने पर ऐसे कई वाक्य हैं जिनकी कल्पना करना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं। जैसे नंदिनी के पास $1 अरब है
या अहिंसा एक सद्गुण है। इस वाक्य की कोई प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाती, फिर भी इस वाक्य को निरर्थक नहीं मान सकते, निरर्थक मान ही नहीं सकते। और भिन्न व्यक्तियों में भिन्न कल्पनाएं भी हो सकती हैं। दूसरा, वर्णनीयता शर्त अर्थात डिस्क्रेबिलिटी। वाक्य के द्वारा इंगित स्थिति का वर्णन दृष्टांत के माध्यम से, अनुदाहरण के माध्यम से कर दिया जाए, यह प्रक्रिया लाभदायक तब होती है जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ हम नहीं जानते, जबकि वर्णन किए गए वाक्यों के अर्थ हम जानते हों। लेकिन समस्या यह भी है कि सभी प्रकार के वाक्यों का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। जैसे मैं दुखी हूँ, यह बिना अनुभव किए मात्र वर्णन के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। इस शर्त में यह भी कमी है कि इसके द्वारा जो अर्थपूर्ण और अर्थहीन वाक्यों में भेद नहीं हो पाता है, करना संभव ही नहीं है, भेद कर पाना संभव नहीं है। कुछ विचारक कहते हैं, दार्शनिक विचारक कहते हैं, कथन के सत्य होने पर उस परिस्थिति का वर्णन कर दिया जाए, लेकिन यह विचार भी मान्य नहीं हो सका। तीसरा शर्त है सत्यता की शर्तें अर्थात ट्रुथ कंडीशंस। किसी कथन की सत्यता के लिए क्या क्या शर्तें होंगी तब वह अर्थ से युक्त होगा, यह जानना भी वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे चांद पर पर्वत श्रृंखला है, इस कथन के अर्थपूर्ण होने के लिए यह जरूरी है कि उन शर्तों को जाना जाए जो इस कथन की सत्यता के लिए आवश्यक हैं। इसमें समस्या यह होती है कि कभी कभी इस शर्त में समस्या यह होती है, कभी कभी कथन को दोहरा दिया जाता है और अर्थपूर्णता और निरर्थकता का जो भेद है वह हमें पता नहीं चल पाता किसके समान है यह जानना, यानी नोविंग व्हाट इट इज लाइक, यह देखा जाता है कि किसके समान होने पर वह वाक्य सत्य होगा, अर्थात क्या होने पर किसी कथन की सत्यता सिद्ध होगी। आलोचक विचारकों का मानना है कि इस शर्त में इन और वर्णनीयता में कोई भेद दिखलाई नहीं देता। साथियों, अब हम लोग भाषा के शब्द और कथन की अर्थहीनता के संदर्भ में मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस संदर्भ में किसी शब्द का प्रयोग होता रहा है, उस संदर्भ से बाहर उस शब्द का प्रयोग करने पर वह शब्द अर्थहीन हो जाता है। जैसे छोटा, बड़ा, ऊपर, नीचे इत्यादि शब्दों को दूसरे शब्दों से तुलना करके इंगित किया जा रहा है। जैसे टेबल के ऊपर किताब, राम श्याम से बड़ा। यदि ऊपर या बड़ा शब्द को इनके संदर्भ से बाहर रखकर प्रयोग में लाया जाएगा तो यह शब्द अर्थहीन हो जाएगा। जैसे नीचे न्यायप्रिय है, अर्थहीन हो गया। वाक्य के किसी शब्द में कोटि भ्रम के दोष के कारण भी अर्थहीनता आ जाती है। जैसे प्रत्येक वस्तु का उसके लक्षण के अनुसार वह अपने वर्ग में ही समायोजित हो सकता है। समझ रहे ना आप? जैसे कलम कभी भी खाद्य सामग्रियों के साथ समायोजित नहीं हो सकता, वहाँ पर कलम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी वाक्य में आत्मव्याघातक शब्दों जैसे जाना, आना, हरा, लाल, वर्ग, चक्र इत्यादि के प्रयोग से भी वाक्य अर्थहीन हो सकता है। जैसे वह हरा है पर लाल है, वह ऊंचा है पर नीचा है,
वह आता है पर जाता है इत्यादि। इसमें एक ही शब्द समय पर दोनों कार्य संपन्न तो हो नहीं सकता और न ही ऐसा कुछ कल्पना भी किया जा सकता है कि एक ही समय पर वह आता है जाता है, अर्थहीन हो गया। कुछ विचारकों का मानना है कि वाक्य में निहित शब्द को हम भली भांति समझते हैं, भले ही वे असंगत हों। इन वाक्यों को अर्थहीन नहीं माना जा सकता। वास्तव में आत्मव्याघाती कथन अनूठे प्रकार के कथन होते हैं जिनकी अर्थहीनता सिद्ध करना कठिन होता है। साथियों, अर्थहीनता का एक कारण भाषा में रूपकों की अर्थात भाषा की एक कसी अभिव्यंजना अनुवाद अयोग्यता भी होती है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग का एक रूपक होता है। रूपक भाषा के संवेगात्मक आभूषण होते हैं। रूपक प्रायः कविताओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये समानता के आधार पर कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अंबर और पनघट या उषा और नागरी आदि। यहाँ हमारा संबंध इन रूपकों के अर्थपूर्णता और अर्थहीनता से है। इसका समाधान यह है कि इन रूपकों का सही अनुवाद योग्य होना आवश्यक है। जब कोई अभिव्यक्ति साधारण वाक्यों में नहीं हो पाता तो वह अर्थहीन मान लिया जाता है। साथियों, साधारण वाक्यों, साधारण बोलचाल पुस्तक लिखने में या बातचीत करने में अनुवाद करने की योग्यता वाक्य के अर्थपूर्ण होने की आवश्यक शर्त मानी जाती है। लेकिन ऐसे कथन भी हैं जिनका साधारण वाक्य में अनुवाद संभव ही नहीं हो पाता। दार्शनिक जॉन हॉस्पर्स के अनुसार जो अनुवादित नहीं हो पाते वे अर्थहीन माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह भी है कि साधारण वाक्य क्या होते हैं, क्योंकि जैसे अमृत खाता है लोकसभा को, यह भी तो साधारण वाक्य है और यह साधारण वाक्य में अनुवादित हो सकता है। हम कह सकते हैं साधारण वाक्य में अनुवाद योग्यता अर्थपूर्णता की पर्याप्त कसौटी नहीं मानी जा सकती। साथियों, उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है या कहें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी भाषा शब्दों से निर्मित होती है और शब्दों का अपना अर्थ होता है। अर्थ व्यापक अवधारणा है। शब्द, चिन्ह, वाक्य आदि अर्थ के वाहन होते हैं। शब्दों का वस्तुओं से किसी भी प्रकार का प्राकृतिक अथवा आंतरिक संबंध नहीं होता है। शब्द वस्तुओं के लिए केवल मनमाने चिन्ह का कार्य करते हैं। किसी शब्द का सामान्य प्रयोग उसके अर्थ को प्रदर्शित करता है, न कि उसकी सत्यता का बोध कराता है। जब शब्दों का प्रयोग उसके प्रचलित अर्थ से अलग करके प्रयोग किया जाएगा तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कभी कभी शब्द का प्रयोग अनिश्चित और अस्पष्ट अर्थ में किया जाता है। शब्द और उसके अर्थ के बीच निम्न प्रकार का संबंध हो सकता है। एक संकेतक के रूप में, कारक के रूप में, परिणाम के रूप में, अभिप्राय के रूप में, व्याख्या के रूप में, प्रयोजन के रूप में, अपादान के रूप में या महत्व के रूप में इत्यादि इत्यादि।
अधिकांश शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द और उसके अर्थ के बीच निम्न सिद्धांत भी प्रचलित है, जैसे प्रत्ययन का सिद्धांत, व्यवहारवाद, निर्देशात्मक सिद्धांत। लेकिन इन सिद्धांतों में पर्याप्त कमियां भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम किसी शब्द को परिभाषित करते हैं तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अमूर्त शब्दों, जिनको हम देख नहीं पाते, और अति व्यापक शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें नहीं प्राप्त हो पाते। किसी शब्द की परिभाषा में उस शब्द के परिभाषक लक्षण को प्रयोग किया जाता है। यह शब्द का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, यानी कि परिभाषक लक्षण, जबकि सभी अनुषंगी लक्षण गौण लक्षण के रूप में लिए जाते हैं। जिस शब्द का अर्थ हम स्वयं से निर्मित करते हैं उसे स्वनिर्मित परिभाषा, और जब हम दूसरे के द्वारा लगाए गए अर्थ की सूचना देते हैं तो हमें सूचनात्मक परिभाषा कहते हैं। इसे सूचनात्मक परिभाषा सत्य अथवा असत्य हो सकता है। ठीक है। अधिकतर विवाद जो होता है उस शाब्दिक होने के कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देने से मतभेद मिट जाता है। इसके लिए शाब्दिक परिभाषा दी जाती है, और जब शब्द के स्थान पर वस्तु की परिभाषा की जाती है तो उसे यथार्थ परिभाषा कहते हैं। उसे यथार्थ परिभाषा कहते हैं। लेकिन दोनों परिभाषाएं शब्दों की में ही की जाती है। संवेगात्मक अर्थ पर आधारित जो परिभाषा को प्रवर्तक परिभाषा कहते हैं, और संकेत के माध्यम से अथवा निर्देशित करके उसे निर्देशात्मक परिभाषा कहते हैं। अमूर्त शब्दों, विचारों, संवेगों, संकल्पों आदि की निर्देशात्मक परिभाषा नहीं दी जा सकती। कुछ शब्दों को छोड़कर परिभाषक लक्षण बताकर अधिकांश शब्दों की परिभाषा दी जाती है। भाषा का एक लक्षण अस्पष्ट होना भी माना गया है। किसी शब्द का क्षेत्र सीमित होता है, वह हर जगह नहीं प्रयोग हो सकता और न प्रयोग में लाया जा सकता है। इस क्षेत्र से बाहर जाने पर शब्द और वाक्य दोनों ही अस्पष्ट हो सकते हैं। कोई शब्द भाषा में उसके कोरम अर्थात शर्तें पूर्ण होने पर ही प्रयोग में लाया जा सकता है, अन्यथा अस्पष्टता आ जाती है। जॉन हॉस्पर्स ने अस्पष्टता को परिभाषित तो नहीं किया है, उन्होंने कृत्रिम भाषा के प्रयोग की बात की है, परंतु यह अव्यवहारिक प्रतीत होता है। शब्दों से मिलकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्यों का अपना अर्थ होता है। इसी अर्थ को तर्कवाक्य की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम लोग सारांश बता रहे हैं। तर्कवाक्य या तो सत्य होता है या असत्य होता है। जब वाक्य अर्थपूर्ण होगा तभी उसकी सत्यता अथवा असत्यता के बारे में विचारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। सभी वाक्य तर्कवाक्य नहीं होते, क्योंकि वाक्य के अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे प्रश्न करना, आज्ञा करना इत्यादि। वाक्य या तो अर्थपूर्ण होता है और या फिर अर्थहीन होता है, जबकि यहाँ अर्थहीनता से तात्पर्य असत्य होने से नहीं है। किसी वाक्य के अर्थवान होने के लिए उसे कल्पनीय होना चाहिए, उसे वर्णनीय होना चाहिए, वो ताकि हम वर्णन कर सकें। उसे वर्णनीय यानी जिसका हम वर्णन कर सकें होना चाहिए, और उन शर्तों को भी पूरा करना चाहिए जिसके लिए
वह सत्य हो, परंतु यह सभी मिलकर भी वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए पर्याप्त शर्तें नहीं हैं। कोई वाक्य का कोई शब्द अपने सीमित प्रयोग क्षेत्र से बाहर संदर्भित किया जाता है या अपने वर्ग क्षेत्र से अलग प्रयोग में लाया जाता है या आत्मव्याघातक स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब इत्यादि स्थिति में पूरा वाक्य अर्थहीन हो जाता है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने भाषा दर्शन के अंतर्गत भाषा के दोषों जैसे भाषा के शब्दों एवं वाक्यों की अस्पष्टता, अनेकार्थकता व व्यामिश्रता, साथ ही कथन की अर्थहीनता के संदर्भ में पर्याप्त चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग भारतीय नीति शास्त्र पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सबको नमस्कार।